अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के मुआशी हालात के ऊपर और पाकिस्तान को जो डेट की सूरत में एक दंजल में फंसा हुआ है, इस दंजल से निकलने के सोल्यूशंस के ऊपर बात करेंगे और बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हमें आजकल के मुआशी हालात की वजूहात पता चलेंगी। उन मसाइल को हम डिस्कस करेंगे, डिस्क्लोज करेंगे और हुकूमती स्ट्रेटजीज को डिस्कस करेंगे। तो इन सब मामलात को डिस्कस करने के लिए आज मेरे साथ जो है क्वेश्चंस, इंटरव्यू के अंदर समझ लें कि क्वेश्चंस भी होंगे, वो भी आप तक पहुंचाए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट आर द इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ पाकिस्तान डिस्पाइट IMF प्रोवाइडेड लोन्स? अच्छा, पाकिस्तान के जो मुआशी चैलेंजेस हैं वो काफी ज्यादा हैं। मतलब उसमें अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान पिछले 14 माह से जो है ना बुरी तरह, ज्यादा 14 मंथ इसलिए कहा है कि ये हालात जो है ना बिल्कुल काबिल बर्दाश्त नहीं रहे। एक न्यू गवर्नमेंट आई और उससे कुछ नई होप्स थी, लेकिन वो भी बुरी तरह जो है फेल हुई। और इन हालात में हमने देखा कि पाकिस्तान के जो मुआशी बदहाली है, इकोनॉमिक स्लो डाउन है, इकोनॉमिक वोज है, इकोनॉमिक स्टेग्नेशन है और खास तौर पे जो हाई इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ये देखने को बेहद नजर आई है। इसमें पाकिस्तान ने क्या किया है कि पाकिस्तान लोन लेता है लोन वापस करने के लिए, और हर एक नया फॉरेन मिनिस्टर हम इसलिए रखते हैं कि वो पिछले लोन्स को वापस करने के लिए न्यू लोन ले। मतलब ये एक पिक्चर है पाकिस्तान की मैशत की। जी, तो आप बताएं टोटल डेट इन करंट फिस्कल ईयर। अच्छा, पाकिस्तान के ऊपर जो टोटल डेट है, जो कर्जा है, जो इस 23 करोड़ अवाम के ऊपर कर्जा है, जो भी सेंसिस में कुछ और मैं कहता हूं, मेरा ख्याल है 25 करोड़ बन चुकी है पॉपुलेशन बात से, इनके ऊपर जो टोटल कर्जा है ना जी, वो है 58.96 ट्रिलियन रुपीज, 58 खरब रुपया। और हर साल जो है ये सूद की शक्ल में ये और अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बढ़ाने के लिए हुकूमतें मजीद लेती जा रही हैं। और इसमें जो मैं अगर थोड़ी सी और डेरिवेशन कर दूं तो पाकिस्तान की जो हुकूमतें हैं उन्होंने एक्सटर्नल डेट जो लिया है ना, वो लिया है 21.96 ट्रिलियन रुपीज, 21 खरब रुपया पाकिस्तान की हुकूमत ने एक्सटर्नल डेट पे करना है। और ये क्यों एक्सटर्नल डेट इतना ज्यादा बढ़ रहा है, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की जो करेंसी है वो और ज्यादा डीवैल्यू हो रही है, डेप्रिसिएशन हो रही है। इन वजूहात की वजह से ये जो 21 खरब रुपया है ये बढ़ रहा है। और जैसे जैसे ये सूद और बढ़ता जाएगा, करेंसी डीवैल्यू होगी, डॉलर ज्यादा महंगा हो जाएगा, तो ये डेफिनेटली हमें फिगर्स और ज्यादा बढ़ते हुए नजर आएंगे। आप बताएं व्हाट इज द बजट ऑफ 2023, 2024 एंड डेब्ट सर्विसिंग ऑन इट? अच्छा, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ना, जो ये करंट गवर्नमेंट है, इसने पीडीएम ने एक बजट तश्कील दिया 23-24 का। उसके अंदर इन्होंने 14.5 खरब रुपया इसका बजट तश्कील दिया, जिसमें 7.3 खरब रुपया जो है वो हमने रखा हुआ है कि हमने पिछले जो बैंकों से, इंटरनेशनल बैंकों से, इंटरनेशनल कंट्री से जो लोन लिया हुआ है वो हमने वापस करेंगे, जो अपना कर्जा हमने लिया हुआ है वो। अच्छा, अब इसमें मैं एक थोड़ी सी एग्जांपल कोट करता हूं कि हमारा हाल ये है कि जो हमने बजट बनाना होता है एक साल में खर्चे करने के लिए डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, उसमें हम क्या करते हैं कि एक तो हम ये करते हैं कि किसी न्यू कंट्री को एक्सप्लोर करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, फिर हम एक नया बैंक ढूंढते हैं। इस तरह मिल मिला के हमने अपने लिए एक कर्जा देने वाला दोस्त ढूंढना होता है, वो हम उससे कर्जा लेते हैं और अपने एक साल का प्लान तश्कील देते हैं, जिसके अंदर माशाल्लाह हमने जो पिछले साल जिससे लिया था उसको भी कुछ पैसे देने होते हैं, कुछ पैसे नहीं, मतलब 7 खरब रुपया देना होता है जो इस साल रखा गया है। और बाकी का जो 7 खरब है वो हम अपने मुल्क के ऊपर लगाएंगे, लोगों को फिर लगाएंगे, कुछ जेबों में रखेंगे। तो ये एक सिचुएशन है। अच्छा जी, आप बताएं व्हाट इज द सर्कुलर डेट, हाउ इट इंक्रीज डेट?
अच्छा, सर्कुलर डेट जो है ना वो बेसिकली होता है कि हमने जो एनर्जी यूज करनी होती है, जो इंटरनेशनल कंपनीज, जो प्राइवेट कंपनीज आपको इलेक्ट्रिसिटी बना के देती हैं, उनको जो कंज्यूमर जो हैं उनसे लेके दोबारा जो उनकी कॉस्ट है वो देनी होती है, लेकिन वो हमारी गवर्नमेंट अनएबल टू बैलेंस दिस प्लान। लाइक आपने जितनी इलेक्ट्रिसिटी इंटरनेशनल कंपनी से ली और कंज्यूमर्स ने यूज की और उनकी बिलिंग की फॉर्म में आपने वापस करनी है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। हुकूमत की फेलियर है, हुकूमत की मिसमैनेजमेंट है, जिसकी वजह से जो हर साल सर्कुलर डेट, इवन हर महीने सर्कुलर डेट बढ़ रहा है, वो बहुत ज्यादा जो है ना खतरनाक है। मतलब पाकिस्तान के ऊपर जो सर्कुलर डेट है ना वो इस टाइम 4 खरब रुपए का है, और ये एक सबसे पेन्स टेकिंग और पिंचिंग मेरा ख्याल है जो फाइनेंशियल और इकोनॉमिक प्लान्स को तबाह करता है। अब आप देखें ना कि जब आपने महंगी बिजली बनानी है, वो आपने रॉ मटेरियल लेके इलेक्ट्रिसिटी बनानी है, तो उसकी कॉस्ट भी ज्यादा आएगी। जब कॉस्ट ज्यादा आएगी तो आपने पब्लिक को जो यूनिट्स की प्राइस है वो भी इंक्रीज करनी है। तो जो लोग बिल्कुल ही गरीब तबका है, जो एक मुतवसत तबका है, वो इतनी महंगी बिजली यूज तो कर लेते हैं, लेकिन वो वापस उसके जो है बिलिंग नहीं प्रोवाइड करते। अब ये जो कंडीशन है, इसके अंदर जो एक स्पेस आती है, जो गैप आता है, वो मसला करता है। तो ये जो एक ओवरऑल पिक्चर है, ये बताता है कि सर्कुलर डेट पाकिस्तान में क्यों बढ़ रहा है और इसके क्या नुकसान हैं। जी, Why does inflation issues? अच्छा, इन्फ्लेशन जो इश्यूज है ना, इन्फ्लेशन के जो महंगाई बढ़ रही है, ये जो प्राइस हाइक हो रही है, इसमें जो एक फैक्टर है वो है सर्कुलर डेट का। जब आप बिजली के बिल जो है वो रिकवर नहीं कर पा रहे और फिर उस सर्कुलर डेट को खत्म करने के लिए महंगी बिजली, महंगे यूनिट्स लगाओगे, टैक्सेस लगाओगे। अब एक एक घर में 14-14 हजार, 15-15 हजार जो है वो टैक्स लग के यूनिट्स, उसके एक्सटर्नल यूनिट्स के एक्सटर्नल ये डेट टैक्सेस लगते हैं और उनकी बिलिंग आएगी 50,000। तो वो पब्लिक जो है वो बिल्कुल डिप्रेशन में जाके, कुछ लोग तो पे ही नहीं करेंगे और बदमाशी करेंगे और अपने जो है मीटर्स भी नहीं कटवाने देंगे, सिफारिशें ढूंढेंगे। और इसके अलावा जब इतनी महंगी बिजली आएगी और उससे महंगाई बढ़ रही है, और ये जो महंगाई है ये एक फैक्टर है, ये सर्कुलर डेट की वजह से। उसके अंदर जो बाकी सारे फैक्टर्स हैं वो मल्टीपल रीजंस है। महंगाई के उसमें सप्लाई चेन का इशू है। इसके अलावा जो सप्लाई चेन सबसे बड़ा इशू है। कोई भी चीज है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स की है, चाहे वो वुड की है, चाहे वो मैं समझता हूं कि ऑटोमोबाइल की है, मोबाइल्स हैं, गाड़ियां हैं, इनकी सप्लाई जो है वो ही नहीं है, डिमांड है। लेकिन जब आपकी इंपोर्ट्स बंद है तो इंपोर्टेड कार्स, इंपोर्टेड चीजें पाकिस्तान में बंद है। इस सिचुएशन के अंदर महंगाई बढ़ रही है और सबसे बड़ी बात है वो है डिवैल्यूएशन ऑफ रूपी, डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी। डॉलर महंगा हो रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है। तो जब हमने पेमेंट ही डॉलर में करनी है तो फिर हमारे पास तो डॉलर है ही नहीं, और डॉलर ना होने की वजह से सारी मैशत जो है वो रुकी पड़ी है, स्लो हुई पड़ी है, जो कि एक बड़ी वजह है महंगाई की। जी, आप बताएं, आईएमएफ गवर्नमेंट जो किया उसने इस पे क्या डिस्कशन की है? अच्छा, आईएमएफ और गवर्नमेंट के दरमियान जो डिस्कशन हुई है इस सारी इकोनॉमिक मेल्टडाउन के ऊपर, इकोनॉमिक स्लो डाउन के ऊपर, वो ये हुई है कि अब हुकूमत को उन्होंने बेशुमार सजेशंस दिए, कंडीशंस अप्लाई किए हैं। वो क्या क्या है? सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा है कि आप जो हुकूमत सब्सिडीज देती है फ्यूल के ऊपर, इसके अलावा फार्मर्स को एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स के अंदर, सीमेंट सेक्टर्स के अंदर, ओवरऑल जहां जो भी एग्रीकल्चर के रिलेटेड है या सर्विसेज सेक्टर है या इंडस्ट्रियल सेक्टर है, तो इन सब के ऊपर से सब्सिडीज खत्म हो जाएंगी। एजुकेशन के अंदर, हेल्थ के अंदर सब्सिडीज खत्म हो जाएंगी। अब होगा मुकाबला बराबर का, जो चीज जितने में बनेगी उतने में ही पब्लिक भी यूज करेगी, चाहे वो महंगी है, उनकी
कैपेसिटी से ज्यादा महंगी है, लेकिन फिर भी लोगों को उतना रिटर्न करना पड़ेगा। खतरनाक बात। और दूसरी इसके अंदर जो डिस्कशन हुई है वो ये है कि कोई भी अब इमेंसी स्कीम नहीं आएगी। मतलब इमेंसी स्कीम का है कि जो लोग टैक्स नहीं देते, उनके पास एसेट्स हैं लेकिन वो टैक्स नहीं उनपे देते सालाना, तो अब उनको कोई माफी नहीं मिलेगी। अब उनको जो है हुकूमत को, एफबीआर को, हुकूमती और जितने भी नैब है, ये सारे के सारे जो टैक्स नहीं पे करते उनको पकड़ेंगे। और इसके अलावा ये हुई है, उन्होंने कहा है आईएमएफ ने सख्त जो शराइत रखी उनमें से एक ये है कि आप अपनी करेंसी को ओपन छोड़ देंगे। डॉलर चाहे जितना ऊपर जा रहा है, आप उसको मैनिपुलेट नहीं करेंगे अपनी करेंसी को ओपन मार्केट के अंदर। और जो आपकी इंटर बैंक के अंदर जो डॉलर का गैप है, इसको आपने कम करना है इस सालाना। तो अब उनको कोई माफी नहीं मिलेगी। अब उनको जो है हुकूमत को, एफबीआर को, हुकूमती और जितने भी नैब है, ये सारे के सारे जो टैक्स नहीं पे करते उनको पकड़ेंगे। और इसके अलावा ये हुई है, उन्होंने कहा है आईएमएफ ने सख्त जो शराइत रखी उनमें से एक ये है कि आप अपनी करेंसी को ओपन छोड़ देंगे। डॉलर चाहे जितना ऊपर जा रहा है, आप उसको मैनिपुलेट नहीं करेंगे अपनी करेंसी को ओपन मार्केट के अंदर। और जो आपकी इंटर बैंक के अंदर जो डॉलर का गैप है, इसको आपने कम करना है, इसको आपने इस तरह नहीं, डिफरेंस नहीं होने देना। तो अब जो है, एक तो उन्होंने ये भी इनको ताकीद की है कि भाई गवर्नेंस स्ट्रक्चर के ऊपर आप लोग अच्छी स्ट्रेटजीज बनाओ, और ये जो प्राइस हाइक हो रही है इसको कंट्रोल करने के लिए आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बिजनेसेस, तो आपको पता है कि वो तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक चैलेंजेस। अच्छा, इसके जो है ना काफी ज्यादा इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं इकोनॉमिक मेल्टडाउन की वजह से। कारोबार जो हैं वो स्लो हो चुके हैं, जो न्यू डील्स हैं वो नहीं हो रही, और जो पुरानी परचेजिंग है उसके ऊपर बड़ा मुतासिर लोग हो रहे हैं कि लोगों की पेमेंट्स जो हैं बिल्कुल रुकी हुई हैं, बिजनेस चल नहीं रहे। और एक सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से और मुआशी बदहाली की वजह से जो बिजनेसेस हैं वो ठप हो चुके हैं। इसके अंदर आपने एक नई चीज देखी होगी कि जितना भी प्राइवेट कैपिटल फ्लो है ना, वो पाकिस्तान से बाहर चला गया है। जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, टेक्सटाइल की, स्पोर्ट्स की, गारमेंट्स की, सारी की सारी जो है ना, वो जितने भी तबका है वो उठा के अमीर तबका किसी और मुल्क के अंदर ट्रांसफर कर रहा है। जाहिर है जिनको बिजली महंगी मिलेगी, गैस महंगी मिलेगी, सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, और खासो खास ये है कि कोई स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं है मुल्क की, जहां पे डॉलर की फ्लक्चुएशन होगी, कौन काम कर सकता है? जहां पे बिलिंग इतनी ज्यादा आएगी, कॉस्ट इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, तो किसी को बेनिफिट नहीं होगा, वो पागल है वो बिजनेस करे। और इसके अलावा एक और चीज है कि मल्टीनेशनल जितने भी सेक्टर्स हैं, जितने भी ब्रांड्स हैं, वो भी अपना बिजनेस जो है क्लोज करके अब उसको लिमिटाइज करी जा रहे हैं, और शट डाउन हो रही है मोबाइल सेक्टर की। जितनी भी गाड़ियों की सेल है वो रुक गई है। क्यों रुक गई है? क्योंकि इंपोर्ट्स बंद है, उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं, स्पेयर पार्ट्स हैं, वो नहीं आ रहे बाहर से। तो जाहिर जब स्पेयर पार्ट्स नहीं आएंगे तो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बाहर से होती है, इधर तो असेंबलिंग होती है, वो भी नहीं होगी। तो अब इन सारी सिचुएशन के बाद मैं एक पॉइंट और बताऊंगा कि जो लैक ऑफ फंड्स है ना जी, मतलब आपकी मुआशी बदहाली की वजह से आप सेक्टर्स को, एजुकेशन सेक्टर को, हेल्थ सेक्टर को जब पैसे ही नहीं देंगे। अब देखें पाकिस्तान के अंदर जो हेल्थ सेक्टर है उसमें हमारी जो एनुअली गवर्नमेंट है, फेडरल और प्रोविंशियल दोनों गवर्नमेंट्स मिलके कितने जीडीपी का कितने परसेंट देती होंगी हेल्थ सेक्टर को? सिर्फ 2.95%। 2.95% जो है वो स्पेंडिंग है हेल्थ सेक्टर के ऊपर। और कैसे आप न्यू हॉस्पिटल बनाओगे? इतनी बढ़ती हुई आबादी को कैसे मैनेज करोगे? डॉक्टर्स की कमी है, नर्सिस की कमी है, बेड्स की कमी है, अद्वियात महंगी हैं, उनको जो कंपनी प्राइसेस उनकी हो रही। तो इन सारे मसाइल को आप कैसे कॉप कर सकते हो? और उसमें मैं ये बताऊंगा कि माशाल्लाह पाकिस्तान जो है ना 122वें नंबर पे है 190 कंट्रीज के अंदर। मतलब इतना लोगों को आगे इतना पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम इंडिया का मुकाबला करेंगे
हम जो है अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे। 122वें नंबर पे है 190 मुल्कों के अंदर। अफ्रीका के कुछ या फिर कुछ जो है हमारे एशिया के लास्ट कंट्रीज के ऊपर हम रह गए हैं, तो हमारा ओवर कॉन्फिडेंस चेक कर लें आप। इसके अलावा अगर एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो 60% लिटरेसी रेट है इस 21वीं सेंचुरी के अंदर, और 22 लाख 2 करोड़ आई थिंक बच्चा जो है 22 मिलियन जो बच्चा है वो अभी स्कूलों में ही नहीं जाता, वो घर में बैठा हुआ है, वो बाहर मार्केट में कामकाज करता है। हुनर ये जो है कोई हमाम की दुकान पे है, कोई मोटरसाइकिलों का काम सीख रहा है, कोई दुकानों के ऊपर है। तो इस जैसी सिचुएशन को देखो तो आपकी ओनली 2.1% जो है ना स्पेंडिंग होती है एजुकेशन सेक्टर के ऊपर। अगर मैशत मजबूत होगी, रेवेन्यू होगा, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज होंगी, तो फिर ही आप ये इन मेन सेक्टर्स को आप हेल्प आउट कर सकते हो, असिस्ट कर सकते हो। अच्छा, सबसे बड़ी बात जो है ना वो ये है कि आपका जो सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम है वो बड़ी बुरी तरह शैम्बल हो रहा है। मतलब कि आपने बेनजीर इनकम टैक्स बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है। इससे पहले जो एहसास प्रोग्राम था वो अभी इतना उसमें इतने रिसोर्सेज की कमी है कि आप जितने भी बेवा हैं, जितने भी गरीब हैं, जितने भी डिसेबल्ड लोग हैं, या अपने जो आपकी यंग यूथ है उनको आप फाइनेंशियल असिस्टेंस ही नहीं दे पा रहे, तो ऐसे सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम का क्या फायदा। अब लास्ट ये है कि इस पूरी मैशत के ऊपर डिस्कशन हुई है, तो इसमें मैं एक चीज बता दूं कि पाकिस्तान की जो पब्लिक है, जो पुअर है, खासतौर पे जो एवरेज मिडिल क्लास है, वो बहुत बुरी तरह मुतासिर हो रही है। 3 टाइम का खाना, बेसिक नेसेसिटीज ये नहीं पूरी कर पा रही। तो इनका सोल्यूशन वो ये है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए, डेट सर्विसिंग होनी चाहिए प्रॉपर। आप रिकंस्ट्रक्ट करो, रीनिगोशिएट करो डेट्स के ऊपर, और डेट के ऊपर जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर निगोशिएशंस करो, और अपने मुल्क के अंदर टैक्स कल्चर को प्रमोट करो, इसको एजुकेट करो मीडिया के ऊपर कि विदाउट रेवेन्यू, विदाउट टैक्सेस, विदाउट एक्सपोर्ट्स, विदाउट रिमिटेंसेस आप अपने मुल्क को अपने पांव पे नहीं खड़ा कर सकते। मैं समझता हूं कि ये जो इतनी बुरी तरह का ये जो कल्चर है कि डेट लेना है, मुल्क चलाना है, अगली गवर्नमेंट आएगी वो दोबारा से डेट लेगी, पिछले लॉन्स वापस करेगी, नए लॉन्स लेगी और नया बजट बनाएगी। ये क्या कल्चर है? इस कल्चर से बाहर निकलने की जरूरत है। थैंक यू सो मच।